सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, निगरान सेटअप इस वक्त तश्कील पा रहा है, मुशावरतें हो रही हैं, बात हो रही है किसका नाम कहाँ से सामने आएगा, लेकिन इसमें ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट के साथ साथ सियासी जमातों से वाबस्ता जो रहे या हैं उन लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। तो उसके बाद जो इलेक्शन के हवाले से मामलात हैं, क्या वो वाकई वक्त पर हो पाएंगे? राजा रियाज ने गुज़श्ता रोज़ ये बात की कि फरवरी के मिड में इलेक्शन करवा लिए जाएंगे। तो फरवरी में इलेक्शन कैसे मुमकिन होगा कि जब मुल्क के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर उस वक्त शदीद बर्फ़बारी होती है, सख्त सर्दी होती है, तो इलेक्शन पूरे मुल्क में एक साथ होना मुमकिन कैसे हो पाएगा? ये भी सवाल अहम है। दूसरा, मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से अब मुस्लिम नून प्लान भी कर रही है और उनकी वापसी के बाद क्या माहौल बनाया जा रहा है। राना सनाउल्लाह की भी गुफ्तगू गुज़श्ता रोज़ की थी कि 9 मई के जो मुजरिम हैं उनको इलेक्शन में हिस्सा नहीं उनका होना चाहिए मुल्क की सियासत में। तो आगे मामलात किस जानिब बढ़ रहे हैं? वाकई ये सेटअप जो है वो हल्का बंदियों और इलेक्शन तक है या कहीं और आगे जा रहा है? और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम नून की रहनुमा है। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त का भी। और हमारे साथ सैयद मुजम्मिल शाह मौजूद हैं, इनके पर्सन तजज़ियाकार। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल आपके वक्त का भी। ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा, आज खबरें चल रही हैं कि मियाँ साहब की वापसी हो रही है सितंबर के तीसरे वीक में और इस्लामाबाद आ रहे हैं, फिर यहाँ से बरास्ता GT रोड लाहौर कुछ प्लान ऐसे हो रहे हैं। तो क्या पार्टी की सतह पर यह कन्फर्म हो गया कि मियाँ साहब आ रहे हैं और आपके शहर में यानी रावलपिंडी इस्लामाबाद में आकर जलसा भी करेंगे और फिर इलेक्शन मुहिम भी आगाज़ होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो तय है कि मियाँ साहब सितंबर के वक्त में आ रहे हैं। किस शहर में उतरेंगे, कहाँ जलसा होगा, ये अभी कोई प्लान प्रोग्राम मुकम्मल नहीं और ना ही फाइनल हो कि उनकी फ्लाइट कहाँ लैंड करेगी और किस जगह जलसा होगा और कब होगा और क्या तरीका कार है। मैं ज़ाती तौर पर ये समझती हूँ बतौर एक सियासी कारकुन के कि जो केसेस उनके से पहले तो वो उनसे दलील जमा होंगे, उसके बाद जलसे की बात की जा सकती है। और दूसरा आपने सवाल क्या किया था? जी, मैं दूसरा ये जानना चाह रहा था कि यहाँ से फिर इंतखाबी मुहिम मियाँ नवाज शरीफ साहब के आने से शुरू होगी आपकी? जी बिल्कुल, वो हमारे इलेक्शन की कैंपेन को शुरू भी करेंगे और क़यादत भी करेंगे और ये तमाम प्रोग्राम तय करने के लिए उन्होंने अपनी लीगल टीम को भी लंदन बुलाया है। जनाब शहबाज शरीफ साहब भी लंदन जा रहे हैं, हमारे सीनियर मिनिस्टर्स भी जा रहे हैं। तो ये सब प्रोग्राम वहाँ जब ये जाएंगे तो फाइनल होगा और तय होगा। लेकिन ये हकीकत है कि वो सितंबर के मिड में आ रहे हैं और वो क़यादत करेंगे पूरी इलेक्शन कैंपेन की पाकिस्तान। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने इलाज के लिए यहाँ से गए थे ज़मानत पर, लेकिन वो जेल से गए थे, तो क्या वापसी पर उनको उसी सज़ा को भुगतना है, जेल में जाना है, या मामलात कोई आपके क्लियर हो रहे हैं? क्या हो रहा है? ये तो लीगल टीम जो है तो जा भी रही है और बाकी जो मियाँ साहब के केसेस हैं जो थे जहाँ थे, कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। ना वो पहले जेल थे और कानून का सामना करने से घबराए थे, उन्होंने 100 पेशियां भुगती थी नैब कोर्ट में, और ना वो उस वक्त घबराए थे जब उनकी बीवी बिस्तर मर्ग पे थी। वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ के आए और सीधे जेल पे रखे। ये चीजें ना उनके लिए नई हैं ना कोई अनोखी हैं, लेकिन कानून की जो भी कार्रवाई होगी उसका सामना करने के लिए तैयार होंगे और वो सब समझते हैं ये बात। मियाँ साहब इलाज के लिए गए थे मैडम, तो क्या इलाज मुकम्मल हो गया? रूबा सेहत है, मुकम्मल सेहत याब हैं? अब कोई खुदा न खास्ता उनको कोई बीमारी लाहक तो नहीं है? क्योंकि वो खुद जो है वो बड़ी कहा गया था उस वक्त कि जानलेवा सूरत हाल में मियाँ साहब का जो है वो सिचुएशन हो गई थी। तो अब ठीक हैं बिल्कुल? जी, अब उनकी तबीयत ठीक है। ठीक। अब हमारे साथ रहिएगा ताहिरा औरंगज़ेब साहबा। मुजम्मिल, मियाँ नवाज शरीफ की वापसी का मामलात हो गए तो वो जिस तरह से थे, एक इलाज का मामला था, फिर स्टाम्प एक दिया गया साबिक़ वज़ीर आज़म की जानिब से, उनके भाई भी जो हैं शहबाज शरीफ साहब। अब मियाँ साहब की वापसी और मामलात की क्लैरिटी आपको लग रहा है कि इसके बाद
इलेक्शन होने जा रहा है कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं? देखिए, मुझे तो लगता नहीं है कि ये लाइकली है कि वो वापस आएंगे सितंबर में। उसकी वजह ये है कि जो मुहर्रिकात और कहते हैं, जिस तरह से निगरान वज़ीर आज़म साहब का इंतखाब हुआ है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की जो लॉबिंग थी, उसको शिकस्त का सामना हुआ, क्योंकि वो इसहाक डार साहब को चाह रहे थे कि वो आएँ और अगले 8-7 माह में जितनी भी मुआशी तब्दीलियाँ आती हैं उसका क्रेडिट ले सकें। लेकिन वैसा हो नहीं पाया और उससे ज़ाहिर होता है कि इतनी चल नहीं सकी PMLN की। और दूसरी चीज़ ये कि आप ख्वाजा आसिफ साहब का बयान देख लीजिए, उन्होंने कहा है कि जब तक 1% भी डाउट है या ख़तरा है कि दोबारा से मियाँ साहब अगर वापस आते हैं तो उनके खिलाफ केसेस का आगाज़ हो जाएगा या वो जेल चले जाएंगे, तब तक उनको वापस हम नहीं आने देंगे। और अभी तक 1% कम थ्रेट नहीं हुआ। तो सीनियर रहनुमाएं और उनका ये कहना, ये इशारा है कि उनकी वापसी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि अगर डार साहब वज़ीर आज़म बनते तो शायद उसके बाद माहौल ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन अभी सितंबर की जो तारीख दी जा रही थी वो इसलिए कि चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो रहे हैं और उनके फ़ौरन बाद उनकी वापसी की बात की जा रही थी, बिकॉज दे फील सेफ। उसके बाद जो चीफ जस्टिस साहब आएंगे, इनकी ये उम्मीदें हैं कि शायद उस हमारे लिए एक लीगली आसानी का दौर पैदा हो जाएगा। लेकिन वो भी मिसकंसेप्शन है मुझे लगता है, क्योंकि किसी शख्सियत के बारे में पहले से माइंड फॉर्मेशन कर लें बिल्कुल। एक इससे पहले, ये हमेशा गलत साबित हुआ है पाकिस्तान के अंदर। तो जिस तरह से PMLN की लॉबिंग नाकामी का शिकार हुई है और साथ साथ जो रास्ता मियां नवाज शरीफ साहब के लिए क्लियर करने की कोशिश की जा रही थी वो नहीं हो सका, क्योंकि आप अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन देख लीजिए कि जो अपील का राइट था वो नहीं मिल सका उनको। तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि उनकी वापसी इतनी आसान है। जहाँ तक इलेक्शन का आपका सवाल है, तो इलेक्शन के हवाले से मार्च 2024 से आगे जाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है। उसकी वजह यह है कि मार्च के अंदर चेयरमैन सेनेट की मुद्दत खत्म हो जाएगी, डिप्टी चेयरमैन सेनेट की मुद्दत खत्म हो जाएगी और आधी सेनेट खाली हो जाएगी। तो कौमी असम्बली पहले से खाली है, सेनेट आधी खाली हो जाएगी, तो उसके बाद इस सिस्टम को ड्रैग करना इज नियर टू इम्पॉसिबल। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि उससे पहले इलेक्शन हो। अगर नहीं मुज़म्मिल, अभी भी तो देखें सारी जितनी लेजिस्लेशन है वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए करवा ली जाती है। जब भी केयर टेकर के मामला ज़रूरी कोई चीज़ हो तो सेनेट का होना ना होना क्या फ़र्क पड़ रहा है? अगर 2 सूबों में भी तो वक्त पर इलेक्शन नहीं हुए, आइन के तहत तो होने चाहिए थे, नहीं हुए, तो अभी भी तो मामला आगे जा सकते हैं। और जो मैंने एक छोटा सा एक पॉइंट है उस पर भी ज़रूर बात कीजिए कि सख्त मौसम होता है, आप अगर चित्राल में इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं या ज़ियारत में इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं तो ख़ासा एक मामला मुश्किल होता है कि जब आम वोटर के लिए आसानी नहीं है, कैंपेन के लिए आसानी नहीं है, तो फेब का इलेक्शन मुमकिन है? देखिए, ये तो जो पहली बात आपने की वो तो दुरुस्त है कि जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को पसे पर्दा डाल के इतना कुछ हो गया है, तो एक चीज़ और सही, लेकिन अब कोई ना कोई जवाब तो जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स होती हैं उनको भी चाहिए होता है। तो इसके बाद अगर सिस्टम इससे भी आगे जाता है तो ऑब्वियसली नुकसान मजीद पहुंचेगा, जो कि अफोर्ड करना मुश्किल है। अब ये हर चीज़ जो है वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से लिंक्ड है। अगर इन 7-8 महीनों के अंदर मुआशी तौर पर कोई बेहतरी आती है तो फिर शायद वो मजीद कंफर्टेबल फील करे इंटरिम गवर्नमेंट के इस सिस्टम को मजीद लंबा चला लें। क्योंकि पहली बार पाकिस्तान में आपने ये बहस सुनी है कि एक निगरान हुकूमत आके मईशत की बात कर रही है और वो ये कह रही है कि हमारी मुआशी पॉलिसी तरक्की करने की तरफ जाएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इससे पहले मुल्क की 70-75 साल तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि निगरान हुकूमत आके सिर्फ मुआशी एतबार से बंदों को चूज करे और काबीना फॉर्म करे। लेकिन पहली मरतबा क्योंकि इख्तियारात ज़्यादा मिले हैं और टाइम भी ज़्यादा मिला है, तो इसीलिए ये कंप्लीट गवर्नमेंट की तरह बिहेव करती है, आपको दिखाई देगी। और अगर इन 7-8 महीने में IMF का जो ये जो प्रोग्राम है, जो कि अभी लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं है, ये पूरा होता है, तो फिर ये कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि शायद मार्च से भी आगे चले जाएं। अगर नहीं होता तो ये इतने प्रेशर में आ जाएंगे कि इनको इलेक्शन में जाना पड़ेगा। जहाँ तक मौसमी एतबार से आपने बात, चलें अब ये देखते हैं कि ये प्रेशर जो है वो सियासी जमातों का किस तरह। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। कुंडी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती थी वक्त पर इलेक्शन और असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें। बहरहाल 2 दिन पहले हुआ तो 90 दिन, अब ये हल्का बंदियाँ और ये उसके बाद क्या सेनेट के इलेक्शन से पहले मुमकिनात में दिखाई दे रहा है इलेक्शन हो जाए? बिस्मिल्लाह, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज भी मौक़िफ़ ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो 90 दिन के अंदर उनको चाहिए कि वो इलेक्शन करें। आज मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस लगा हुआ है और इसी हवाले से कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही पॉजिटिव चीज़ होगी अगर इस मुल्क में
90 दिन के अंदर इलेक्शन और मरदमशुमारी जो है वो पेंडिंग और उसको अगले हुकूमत तक के लिए पेंडिंग। तो इलेक्शन कमीशन तो खुद वाज़े तौर पर अभी तक फैसला हल्का बंदियों के हवाले से नहीं कर पाया है। आप उम्मीद तवक्को करें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अब डेट अनाउंस करनी है, जब बॉल उसके कोर्ट में है तो आपका कहना और आइन के मुताबिक तो ठीक है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात और उनका इलेक्शन करवाना, उस पर क्या आपका सर मौक़िफ़ है? देखें, बात यह है कि हम यही चाहते हैं कि अभी तक तज़ल्लुल का शिकार इलेक्शन कमीशन मरदमशुमारी के हवाले से भी तो इलेक्शन हो जाने चाहिए, उसके बाद मरदमशुमारी को टेकअप करें। अब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान आया नहीं और इलेक्शन कमीशन ने ट्रांसफर पोस्टिंग पे भी जो है वो पाबंदियों की बात शुरू कर दी है। तो हम ये चाहते हैं कि पहले जो है वो इलेक्शन शेड्यूल है, उसके बाद जो भी प्रोसेस है उसको अडॉप्ट करें। लेकिन अभी तक जो है वो इलेक्शन कमीशन इस पर भी वाज़ेह नहीं है क्योंकि क्या स्केड्यूल है, क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। तो ये बड़ा तजर्बे का शिकार है, बड़ी चीज़ें हैं जिसको जो है क्लियर करनी पड़ेंगी। सही, लेकिन निगरां हुकूमतों के हवाले से जो इख्तियारात भी कुंडी साहब मिले हैं मज़ीद, तो निगरां हुकूमत का इलेक्शन करवाना असल तो काम उनका ये होता है, या डे टू डे अफेयर्स जो हैं, लेकिन अब वो मईशत और बाकी चीज़ों की जानिब है। तो आपको लगता है कि ये वाकई वक्त पर इलेक्शन को, हम जैसे लोग तो जो है वो इस बात को देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान में इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन से ज़्यादा कुछ और हो रहा है? देखिए, हम भी देख रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। ये मुल्क जो है ये बड़े लंबे अरसे तक बगैर इलेक्शन के मुकम्मल नहीं हो सकता। हमारे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको जो है वो इलेक्शन गवर्नमेंट आकर ही मसला हल कर सकती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इलेक्शन इन टाइम हो, इलेक्शन हो जाने चाहिए और उसके बाद बाकी मामला जो है उसको देना चाहिए। सही। ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा, निगरां हुकूमत तो आप अपनी मर्ज़ी से निगरां वज़ीर आज़म नहीं बना पाए हैं, तो अब इलेक्शन के मामलात भी, इलेक्शन के आपको सूट करता है? पाकिस्तान मुस्लिम नून को कहा जा रहा है कि बैटल फील्ड पंजाब है, वहाँ पर सूट करता है कि डिले हो जाएं इलेक्शन, तो फ़ायदा है आपकी जमात को? पहली बात तो ये है कि ये जो मुजम्मिल साहब हैं, ये किस वसूख से कह रहे थे कि जी इसाकदार साहब का नाम इन्होंने लाने की कोशिश की और ये हुआ वो। इसाकदार साहब का नाम ना कभी हमने फ्लोट किया था, ये मीडिया ने खुद ही इख्तरा की, खुद ही किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। PMLN ने पहले दिन से ये कहा था कि PDM के अंदर इत्तेहादी जितनी जमातें 13, उनसे मुशावरत करने के बाद एक नाम दिया जाएगा और अपोजिशन लीडर से भी मुशावरत की जाएगी। ना उस लिस्ट में साकदार साहब का नाम था, ना किसी की जबान पे था, ना किसी के प्रोग्राम में शामिल था। पहले तो मैं यह आपको वजाहत कर दूं कि PDM के अंदर जो 13 जमातें थी, सिर्फ उनसे मुशावरत करनी थी हमने और अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब से। 3 से 3 मुलाकातें वजीर आजम पाकिस्तान, साबिक मौसम वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की हुई और एक नाम फाइनल हुआ। ये इसाकदार साहब का नाम बिल्कुल हमारी किसी लिस्ट में में शामिल नहीं था। दूसरी बात हो गई इलेक्शन की, तो हम पहले भी जैसे पीपल्स पार्टी चाहती है, हम चाहते हैं इलेक्शन टाइम के अंदर हो। जो 90 दिन का टाइम है इलेक्शन कमीशन से, जो कुछ भी इन्होंने करना है हल्का बंदियों का या वो नई वोटर्स लिस्टों के बाद नई हल्का बंदियों का, वो काम खत्म कर लें जल्द अज जल्द, ताकि इलेक्शन जो है वो टाइम पे हो सके। हम वक्त पे इलेक्शन चाहते हैं ताकि इस मुल्क के अंदर एक मुंतखब हुकूमत कायम हो सके जो पाकिस्तान की माशी तरक्की की ज़ामन हो और लेके आगे चले। और वो वोटर्स जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी थी और उनके वोट का इंदराज भी हो चुका है, हमारी ये भी ख्वाहिश है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करें और जो नई गवर्नमेंट आए उसमें उनके वोट का हक जो है वो इस्तेमाल कर सके हों। लेकिन हम इलेक्शन का डिले बिल्कुल नहीं चाहते कि 90 दिन के अंदर हो या ज्यादा से ज्यादा जनवरी फरवरी के बाद तो मुमकिन नहीं है। 90 दिन में ना हो तो फिर तो आईनी कोई बाउंडिंग नहीं है ना, जब 90 दिन तो आइन बाउंड करता है। अगर 90 दिन नहीं है तो फिर तो 180 दिन भी हो जाएं तो उससे फर्क तो ताहिरा साहबा कोई पड़ता नहीं है, फर्क है किसी भी किस्म का। नहीं, हम तो 90 दिन ही चाहते हैं। अच्छा, और हम ये भी लेकिन आपकी हुकूमत ने जाने से 3 दिन पहले मरदमशुमारी की मंजूरी भी दी ना CCI के इजलास में। जब इजलास की मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी गई तो आइनी बॉन्डिंग तो इलेक्शन कमीशन पर हो गई कि वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियाँ करनी ही करनी है। अगर उसके बगैर तो फिर वो मुमकिन नहीं होगा। अगर यही काम अगर अप्रैल में मई में भी कर लिया जाता तो शायद वक्त पर इलेक्शन हो जाते। नहीं, अभी इंशाअल्लाह इलेक्शन कमीशन बड़ी तेजी से इस अमल को आगे बढ़ाएगा। आज उनका इजलास था
इसी हल्का बंदियों के सिलसिले में। लेकिन फैसला नहीं हुआ आज के इजलास को मुलतवी किया जाए। इलेक्शन कमीशन था, और इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है जो इलेक्शन कराने का मिजाज है। और फिर सबसे बड़ी बात है निगरान हुकूमत का सबसे पहला अवलीन फर्ज भी यही है कि इलेक्शन को मुमकिन, शफाफ इलेक्शन को मुमकिन बना के इलेक्शन जो है के बाद हुकूमत को इख्तियारात सौंप कर जाए। इलेक्शन कमीशन इंशाअल्लाह तमाम अपने फराइज को पूरा करेगा वक्त के अंदर, और इलेक्शन टाइम पे होते हैं। सही। अच्छा मैडम, आप बात कर रहे थे कि इसहाक डार साहब का तो नाम नहीं, लिस्ट में नाम बिल्कुल नहीं था, पहले कुछ चीज़ें थी, लेकिन आपसे ही जो आपने कहा जी 3 नाम उधर से 3 नाम उधर से, नाम शामिल था काकड़ साहब का किसी लिस्ट में? ये आप तस्दीक तरदीद कर? मैंने 3 नामों का जिक्र नहीं किया कि 3 उधर 6 नाम जी, 6, 3 इधर से और 3 इधर से। मैंने तो 6 नाम का जिक्र ही नहीं किया। मैंने सिर्फ ये कहा है कि जो पीडीएम के अंदर 13 जमातें शामिल थी उनकी मुशावरत से ये नाम था, और जो 2 निगरान वज़ीर आज़म बने हैं मेरे ख्याल में ये बेहतरीन इंतखाब है। सही, बेहतरीन इंतखाब। मुजम्मिल वो कह रहे हैं बेहतरीन इंतखाब है। अख्तर मेंगल साहब का ख़त जो है वो इतना तवील है, मेरे पास वक्त कम है, मैं नहीं पढ़ सकता, आप भी नहीं पढ़ सकते हैं। वो भी जमातों में शामिल हैं और बाकी जमातों ने भी जिस तरह से रिएक्शन दिया है वो आपके सामने। वो कह रहे हैं इसहाक डार साहब का तो नाम ही नहीं था, आप कह रहे हैं इसहाक डार साहब का नाम। देखिए, इन्होंने फरमाया कि किसी ने उनका नाम नहीं लिया, किसी ने जिक्र नहीं किया। राना सनाउल्लाह साहब ने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके डार साहब की बताया हमें, और उन्होंने ये बताया कि वो एक कॉम्पिटेंट इंसान है, वो लीड करना जानते हैं, वो पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात से निकाल चुके हैं, इसीलिए उनके नाम पे किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने ये की कि पीडीएम ने मुतफ़िका तौर पे इनका नाम जो है वो कबूल किया। पीडीएम तो किसी नाम पे इत्तफाक ही नहीं कर सकी। जिलानी साहब का नाम पीपल्स पार्टी देती रही, ये डार साहब का देते रहे, कंसेंसस नहीं हुआ, नाम कहीं और से आ गया। राजा रियाज साहब की तरफ से ये नाम आया था, पीडीएम की तरफ से ये नाम नहीं आया। राजा रियाज साहब ने खुद इस बात को कंफर्म किया। तो ये कहना कि ये सारा मुतफ़िका तौर पर डिसाइड हुआ है, मेरा नहीं ख्याल हुआ है, क्योंकि एक दिन पहले तक जो 6 नाम थे उसमें काकड़ साहब का नाम था ही नहीं। पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि इसहाक डार साहब के नाम के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब का मैं नाम ले रहा हूँ, जो कि वज़ीर दाखिला हैं, क्रेडिबल आदमी हैं, पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, और वो अगर ये बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली नाम था, इसीलिए वो डिस्कस कर रहे थे इस बात को। लेकिन पार्टी के अंदर डिवाइड थी। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात की थी ऑन रिकॉर्ड कि उनका नाम सेल थ्रू नहीं करेगा अगर दिया भी जाए तो ये कहना कि उनका नाम अंडर डिस्कशन नहीं था, मैं तो इसको कंफर्म नहीं कर सकता। जहां तक बात है जो आपने वजीर दाखिला या इसके अलावा आपने बात की कि उनके नाम पे एतराज़ जो था या ख़त सामने आया मेंगल साहब का, तो वो ऑब्वियसली वो इसीलिए आया कि पीडीएम के बहुत से क्वार्टर्स नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे उनको, लेकिन अब करना पड़ा। और अगर इसको हम डिफीट नहीं कहते पीडीएम की के नाम उनकी तरफ से भी नहीं आया, कंसेंसस भी नहीं हुआ, राजा रियाज की तरफ से दिए गए नाम पे उन्होंने सर झुका लिया, तो फिर तो चलें अब देखते हैं सर इस जो हुकूमत निगरान हुकूमत है जो उसका काम है वो, और फिर सियासी जमातें जो इस वक्त देख रही है हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन कब होंगे, वो क्या फ़ैसला होता है। बहुत शुक्रिया सैयद मुजम्मिल शाह हमारे साथ मौजूद थे। ताहिरा औरंगज़ेब साहबा आपका भी बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी साहब आपका भी शुक्रिया। यहाँ पर एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ अदालत के मामलात के हवाले से बात। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। अब कुछ कोर्ट रिपोर्ट के हवाले से बात करेंगे। हमारे पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट की खबर एक अहम है कि शहरयार आफरीदी और शानदाना गुलजार के हवाले से उनको घर जाने की इजाज़त दे दी गई है। और कोई मामलात किस तरह से होंगे, बार बार गिरफ्तारी भी होती है, क्या अब होगी नहीं होगी, इस जो इजाज़त है और जो ऑर्डर है उसमें क्या है, हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे डॉक्टर एहतशाम कियानी। एहतशाम, आगाह कीजिएगा आज क्या अदालत ने अहकाम दिए हैं इस मामले पर। इमरान वसीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जी, उनसे भी आज सुप्रीम कोर्ट के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जी एहतशाम, आगाह कीजिएगा। देखिए, गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरयार आफरीदी और शानदाना गुलजार को अदालत के सामने पेश करने का हुक्म दिया था, और इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और तमाम मुतल्लिका हुकाम को ये हिदायत की गई थी कि वो यकीनी बनाएं कि दोनों जो अडियाला जेल में जो दोनों मौजूद लोग हैं उनको अदालत में पेश किया जाए। आज जब उन्हें अदालत में पेश किया गया तो आईजी इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद भी अदालत में पेश हुए, और डिप्टी कमिश्नर ने जवाब पेश करने की कोशिश की
कि क्यों शहरयार अफरीदी को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया, शानदाना गुलजार को भी। इब्तदाई तौर पर शहरयार अफरीदी के हवाले से बताते हुए उन्होंने 9 मई के वाकयात का हवाला दिया, तो अदालत ने उन्हें इस पर मजीद बात करने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक बात करें। अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि आपने जो तरीकाकार अपनाया हुआ है ये दुरुस्त नहीं है, ये मजाक नहीं है कि आप लोगों को एक बार 3 MPO के तहत गिरफ्तार करते हैं, अदालत का लदम करार देती है और आप उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लेते हैं। अब अदालत ने ये हुक्म दिया है कि शहरयार अफरीदी और शानदाना गुलजार को रिहा किया जाए और उनको अपने घर जाने की इजाजत दी जाए, लेकिन उन्हें भी साथ पाबंद किया है कि वो मीडिया पर कोई बयानात ना दें जब तक ये केस ज़ेर इल्तवा है। अदालत ने जो 3 MPO के ऑर्डर्स थे वो मुअत्तल किए हैं और आइंदा समाअत पर अब डिप्टी कमिश्नर और SSP ऑपरेशंस को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है। उन पर अदालत ने तो इन्हें अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने का फैसला किया है, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद से जस्टिस बाबर सत्तार ने ये इस्तफसार किया कि आपने गुज़श्ता 3 माह में कितने MPO के ऑर्डर्स जारी किए जो कि अदालतों में बरकरार रह सके हैं, जिस पर वो जवाब देने से कासिर थे। उन्होंने ये कहा कि शहरयार अफरीदी जिले कचहरी पर अटैक करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे, उस पर भी अदालत ने बरहमी का इजहार किया। जस्टिस बाबर सत्तार ने ये कहा कि अगर जेल में बैठकर वो बंदा ये प्लानिंग कर रहा था तो जेल हुक्काम के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। अब सूरत हाल ये है कि शहरयार अफरीदी और शानदाना गुलजार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही अभी तक मौजूद हैं और वो अदालत के तहरीरी हुक्मनामा जो कि आज की समाअत थी उसका रिटन ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं कि वो ऑर्डर उन्हें मिल जाए तो उसके बाद वो हाई कोर्ट से रवाना हों। ठीक है, आप हमें आगाह करे थे एहतशाम। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इमरान साहब, आज एक बड़ा 5 साल पुराना मुकदमा और आज जो है वो ख़त्म किया गया है गिनती के हवाले से, लेकिन बाबर अवान साहब कह रहे थे कि आप अगर इजाज़त दें तो मैं चेयरमैन से ले लूँ नई हिदायत, तो फिर असम्बलियाँ भी नहीं हैं, तो फिर इन चीज़ों का भी शायद आज चीफ जस्टिस साहब ने कुछ ऐसे ही रिमार्क्स दिए। क्या हुआ है आज इस केस में? देखें, ये जो अपील थी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की, ये 5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी और ये मामला था NA 131 लाहौर में, जो चेयरमैन PTI और ख्वाजा साद रफ़ीक जो कि नून लीग के रहनुमा हैं उनके माबैन जो इलेक्शन हुआ था कौमी असम्बली का, जिसमें साद रफ़ीक नाकाम रहे थे और चेयरमैन PTI कामयाब हुए थे, तो साद रफ़ीक ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हल्के में दोबारा रिकाउंटिंग कराने का हुक्म दिया था, तो चेयरमैन PTI ने इसे 2018 में चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में कि दोबारा इस हल्के में गिनती करवाने की ज़रूरत नहीं। अब 2018 की पुरानी पटिशन है जिसे 5 साल के बाद समाअत के लिए उस वक्त मुकर्रर किया गया जब कौमी असम्बली भी तहलील हो चुकी थी और निगरान जो वज़ीर आज़म है अनवारुल हक काकड़ साहब, वो अपने ओहदे का हल्फ भी उठा चुके थे। तो आज जब ये मामला ज़ेर समाअत आया तो डॉक्टर बाबर अवान साहब रोस्ट्रम पे आए, तो चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब ने उन्हें मुखातब करते हुए कहा कि ये मामला तो गैर मौसर हो चुका है, तो अब इसमें रिकाउंट करवाना या ना करवाना इसकी कोई ज़रूरत बाकी नहीं रही, तो क्यों ना ये मामला डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। तो बाबर अवान साहब भी समझते थे, उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल ये मामला गैर मौसर हो चुका है, लेकिन गालिबन वो मौके की मुनासबत से फ़ायदा भी उठाना चाह रहे थे, तो उन्होंने अदालत से कहा कि अगर आप इजाज़त दे दें, मामला तो गैर मौसर हो चुका है, तो क्यों ना मैं अपने क्लाइंट चेयरमैन PTI से फ्रेश हदायत ले लूँ कि वो इस पर क्या कहते हैं। तो बंदियाल साहब ने कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि हदायत लेने की ज़रूरत क्या है, आप हदायत ले भी लें, कौमी असम्बली तहलील हो चुकी है और निगरान सेटअप आने वाला है, अब तो आपको चाहिए कि नए इंतखाबात का इंतजार करें। तो बाबर अवान साहब की बात नहीं बनी, उन्हें अपने चेयरमैन से हिदायत लेने की इजाज़त नहीं मिली। अलबत्ता ये ज़रूर कहा बाबर अवान साहब ने कि हमें भी ये जो इंतखाबात होने हैं इसका बड़ी बेचैनी और सब्री के साथ इंतज़ार है और इस मामले को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। ठीक है इमरान वसीम, ये हल्का बड़ा यादगार रहा है। 2013 में यहाँ पर स्टे पर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब रहे वज़ीर रेलवे, फिर 2018 में उन्होंने रिकाउंटिंग के लिए दरख्वास्त दी, वो चलती रही और मामलात आगे आ गए। तो ये हल्का भी इस हवाले से बहुत जो है वो यादगार रहा है। बहुत शुक्रिया इमरान वसीम साहब का। सुप्रीम कोर्ट में इमरान बात करें। सुप्रीम कोर्ट में रिकाउंटिंग का फैसला होने से पहले खान साहब ने ये सीट छोड़ दी थी। जी बिल्कुल, इमरान खान साहब छोड़ के ख्वाजा साद रफ़ीक साहब दोबारा से जीत गए थे, जो है वो उनके हुमायूं के मुकाबले में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया एहतशाम आपका भी, और आपका भी बहुत शुक्रिया इमरान वसीम साहब। आगे बढ़ेंगे, अब कुछ बात कर लेते हैं इस वक्त इकोनॉमी की सूरत हाल के हवाले से। एक तो पेट्रोल प्राइस रात गए बढ़ा दी गई हैं, 17.5 रुपये
पेट्रोल की कीमत और 20 रुपये डीज़ल की कीमत में इजाफे के बाद इस वक्त सिचुएशन खासी जो है वो ख़राब हो चुकी है और आम लोग जो हैं वो इस वक्त परेशान बैठे हैं कि महंगाई पहले ही बहुत थी, अब 300 के करीब जब पेट्रोल पहुंच गया है, साथ ही साथ जो इस वक्त डॉलर की कीमत है उसमें मुसलसल इजाफा वो देखने में भी आ रहा है। महंगाई से सताई आवाम को साबिका हुकूमत सिर्फ तसल्लियाँ ही देती रही है। रूस से तेल पहुँच गया, फिर आवाम को रिलीफ ना पहुँच सका। 2 दिनों में 2 चीज़ें मुसलसल बढ़ रही हैं, एक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, दूसरा डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है। अगर इसी तरह रहा तो फिर आगे भी ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी। खुरम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट। बहुत शुक्रिया खुरम साहब आपके वक्त का। ये स्पेशल था, होना था कि डॉलर की कीमत भी बढ़े और पेट्रोल की जो प्राइस बढ़ी है वो भी इसी तरह से बढ़ना थी। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी मुझे लाइन पे लेने के लिए। बिल्कुल ये देखें, ये एक्सपेक्टेड था और आप ये देखें कि इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल की कीमतें हैं और उसी के साथ साथ जो पाकिस्तानी रुपये की कमजोरी है, जो वीकनेस हो रही है बहुत ज़्यादा डॉलर के अगेंस्ट, ये 2 बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको पेट्रोलियम प्राइसेस में जो है इजाफा नजर आया है। और उसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि इनएफिशिएंट जो है एनर्जी सेक्टर हमारा बहुत ज़्यादा है और गवर्नमेंट जो भी आई है किसी ने एनर्जी सेक्टर की डेवलपमेंट में और उसकी प्रोग्रेस पे काम नहीं किया, इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और साथ साथ मास ट्रांजिट भी जो है ना किसी ने शुरू नहीं किया उस तरह से जो कि एक आम आदमी को फायदा दे और जो है पेट्रोल का बर्डन उससे या डीजल का बर्डन हट सके। और ये होना भी ये चाहिए कि सब्सिडी डायरेक्ट होनी चाहिए और जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो उतार चढ़ाव उसमें होता रहता है, पूरी दुनिया में होता है, वो अपनी जगह चलना चाहिए, सब्सिडी नहीं देनी चाहिए इस पर। और जहाँ तक एक आम आदमी का ताल्लुक है उनको मास ट्रांजिट की सहूलत, हेल्थ, एजुकेशन, हर चीज़ जो बेसिक है वो सब मिलनी चाहिए ताकि ये इम्पैक्ट उन पर ना पड़े। सही। अब ये उस वक्त तसव्वुर किया जा रहा था आम आदमी के रूस से तेल आएगा तो तेल की कीमतें कम हो जाएंगी, पिछले दौरे हुकूमत में बहुत ज़्यादा बात की गई, तो उस तेल का कोई फ़ायदा नहीं होगा मुस्तकबिल में भी? देखिए आपको याद होगा हम ये डिस्कस करते आए, आपसे पहले भी शायद सवाल किया था तो मैंने आपसे ये कहा था कि ये एक्सपेक्ट बिल्कुल ना करें कि रशियन ऑयल की वजह से हमें जो है पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएंगी या उससे बहुत बड़ा कोई फायदा होगा। देखिए फायदा किस तरह से, फायदा आपके एक्सटर्नल अकाउंट यानी कि जो इम्पोर्ट आप करते हैं उस पर डॉलर्स आपके बचने के जो है चांसेस हैं और थे भी। उसकी वजह क्या है कि जब इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस $80 से ऊपर जाती है या $60 से ऊपर रहती हैं बहुत ज़्यादा, तो रशियन क्रूड का ये है कि $60 से ऊपर वो बेच नहीं सकते, उन पर कुछ सैंक्शंस हैं। तो वो $60 का आपको मिल रहा था और $60 का आप उसके अंदर अगर $7-8 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट ये सब मिला भी लेते तो आपको 65-67 का पड़ रहा था, जिसका फायदा ये हो रहा था कि $85 का आप जो है वो मार्केट में ले रहे हैं और उसके मद्देनजर आपको $67-67 का मिल रहा है। तो ये $10-20 है आपको फायदा हो रहा था, डॉलर आपके बच रहे थे। वो इसका मतलब ये नहीं था कि उसको पास ऑन करके और आप पेट्रोल की कीमतें आधी कर देते या डीजल आधा कर देते। उसमें दूसरी बात ये थी फर्नेस ऑयल का कंटेंट बहुत ज्यादा है जो आप बिजली बनाने में इस्तेमाल करते हैं, वो भी आजकल बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो ये रियलिटीज हैं, ये आपको ये आवाम को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि रशियन ऑयल से बहुत कोई फायदा होगा। हाँ, ये इनडायरेक्ट फायदा होता है कि डॉलर बचते हैं उसको आप लगाते हैं आवाम की बेहतरी के लिए, इनडायरेक्टली एजुकेशन में, हेल्थ में या फिर उनकी फूड सिक्योरिटी पे, और या फिर उनको सब्सिडाइज करते हैं डायरेक्टली BISP के थ्रू, पेट्रोल की कीमतें कम करने के थ्रू नहीं, क्योंकि एक आम आदमी को कम फायदा होता है पेट्रोल की कीमतें कम करने से और बड़ी गाड़ी वाले को ज्यादा फायदा होता है। तो उसी पैसे को जो आपके वहाँ बचते हैं उसको आप लगाएं बड़े ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स पे ताकि एक आम आदमी को उसके थ्रू फायदा हो। तो इस तरह की प्लानिंग नहीं है ना हमारे यहाँ, कोई पॉलिसी नहीं है, इस तरह की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं है। जब ये नहीं होगा तो रशियन क्रूड आपको जितना भी मिलता रहे उससे आप कोई फायदा नहीं उठाएंगे। वैसे भी रशियन क्रूड अवेलेबल नहीं है इतना ज्यादा, अभी मिल नहीं रहा है, एक खास क्वांटिटी है वो मिल चुकी है। जी अच्छा, एक चीज़ खुरम साहब, ये जो डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ, इम्पोर्ट खुली है, डॉलर बढ़ रहा है, तो ये डॉलर जो है वो इसी तरह से बढ़ता आगे जाएगा कि पहले जैसे रिवर्स भी हुआ था, फिर वो 74-2 तक भी आया था और उसके बाद फिर ये 300 तक जा रहा है, तो डॉलर की सिचुएशन क्या होगी? देखिए डॉलर जो है ना वो आप डिमांड सप्लाई समझें कि अभी इंटरवेंशन नहीं होगी और डॉलर की कीमतें जा सकती हैं ऊपर मजीद भी। इसकी वजह ये है कि जैसे मैंने कहा कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं, 1/3 हिस्सा हमारा पूरी इम्पोर्ट का सिर्फ एनर्जी है, यानी कि क्रूड ऑयल आप इम्पोर्ट करते हैं, LNG करते हैं, तो इतना ज़्यादा कीमतें ऊपर जाती हैं, उतना ज़्यादा आपकी इम्पोर्ट कॉस्ट बढ़ती है, उतना आपकी डॉलर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, आपकी इतनी ज़्यादा डॉलर की रिक्वायरमेंट होती है, आपके यहाँ रुपये उतना वीक होता है। तो ये तो आपको चलता रहेगा, ये मैं नहीं कह रहा कि वीक होता रहेगा, ये डिपेंड करता है कि उसके अगेंस्ट एक्सपोर्ट कितनी बेहतर होती है, इन्वेस्टमेंट कितनी आती है। इन्वेस्टमेंट का भी प्लान काफ़ी ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट लगता है कि 3-4 महीने में कोई ना कोई कमिटमेंट्स आ सकती है मिडल ईस्टर्न कंट्रीज की तरफ से, जो SISC वगैरह फॉर्म की गई है, इसकी एक बेनिफिट हो सकता है।
लेकिन मैं यही बात कर रहा हूँ कि डिमांड सप्लाई की बेस पे जो है ये कीमतें पीकेआर जो है उसकी वैल्यू निकलती रहेगी। लेकिन साथ साथ क्या करना पड़ेगा, आपको एनर्जी कंजर्वेशन करनी पड़ेगी आवाम को, और खासकर गवर्नमेंट खुद उस सिचुएशन में तो शायद हमें नजर नहीं आ रहा कि कोई ऐसे मामलात हों एनर्जी के हवाले से। बहुत शुक्रिया, खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगाम। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।